हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले हमें यह जानना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व्स क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस एट गिवन टाइम। मतलब किसी भी एक गिवन टाइम में किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट या क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा। मतलब मेनली उसका कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना है। तो काइनेटिक्स को हम दो भागों में भाग कर सकते हैं। दोस्तों, काइनेटिक्स में दो भाग होगा। एक होगा केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा होगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एक होता है केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें ये देखना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बोल दिया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक क्वांटिटी और क्वालिटी हमें चाहिए होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, बस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मिल सकता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे कि केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी एक गिवन टाइम केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी एक गिवन टाइम में हमें चाहिए, हम निकाल सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में बस इक्विलिब्रियम पे। एनी गिवन टाइम इक्विलिब्रियम। एनी गिवन टाइम में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एनी गिवन टाइम में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल पाते हैं केमिकल काइनेटिक्स को यूज़ करके। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बस हमें एंथैल्पी और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। केमिकल काइनेटिक्स हमें स्पीड, वेलोसिटी या रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी या एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट से डील कर सकते हैं, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमें मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट से डील करना होगा। मतलब ये इन्वॉल्व करता है, ये माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और ये मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है। 4 नंबर पॉइंट हमारे पास है, इट डील्स विद एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इट डील्स विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये डिफरेंस याद कर लेना। तो केमिकल काइनेटिक्स एक्टिवेशन एनर्जी से डील करता है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी से डील करता है। तो ये हमारे पास एक पहला पार्ट हो गया, जहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंस हमने समझ लिया। तो इसको याद रखना पड़ेगा।
तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। एक हमारे पास होता है एवरेज और एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसका फॉर्मूला है माइनस, अगर इसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्लस सी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है, तो यहाँ पे हम एवरेज रेट लिख सकते हैं माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में जो हमें रेट लिखना है वो है माइनस डी सी बाई डी टी। तो एवरेज को हम डेल्टा से दिखाते हैं और इंस्टेंटेनियस को हम डेल से दिखाते हैं, छोटे वाले डेल से। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट था। अब तीसरे पार्ट पे जाते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं उससे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक ग्राफ देख लेते हैं हम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में हमने बस इसका टाइप्स पढ़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देख लेते हैं एक, जो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ पहले हम देख लेते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये होता है टाइम t1, ये होता है टाइम t2, ये होता है टाइम ये होता है कॉन्सेंट्रेशन C1 और ये होता है C2, ये होता है C2 हमारे पास। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का। सिमिलरली इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो देख लो आप। यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम। ये जो कंसंट्रेशन होता है ये ए का कंसंट्रेशन होता है, दोनों में ये ए का कंसंट्रेशन होता है। मतलब जो कि अगर रिएक्शन ऐसा होता है ए इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ऐसा बनता है कि ए रिएक्टेंट में दिया हो तो ऐसा बनता है ग्राफ। सॉरी, ये ग्राफ भी ऐसा बनता है और ये इसका स्लोप बन जाता है, इसका स्लोप, ये इसका स्लोप बन जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम एक चीज़ देख लेते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा दिया गया हो, अगर हमें ऐसा दिया गया हो कि एक रिएक्शन हमें दिया गया हो, ए जा रहा है बी प्लस सी में, मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास है ए और प्रोडक्ट में हमारे पास है बी प्लस सी, तो फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस डी ए बाई डी टी इजल टू डी बी
बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बन गया हमारे पास। और यहाँ पे जो ए ब्रैकेट में है, बी ब्रैकेट में है, सी ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट इनका कॉन्सेंट्रेशंस डिफाइन करता है। और ए में माइनस मैंने लिया है कि क्योंकि ए डिसअपियर हो रहा है और बी और सी अपीयर हो रहा है। ए जा रहा है बी और सी में, इसलिए ए तो घट रहा है, इसलिए मैंने ए में माइनस ले लिया। ये होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हमें ये दिया हुआ कि सपोज 2a प्लस बी जा रहा है 3c प्लस डी में, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा बनेगा, -1/2 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे एक डी भी आएगा पहले में, डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 आएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्री में होता है हमारे पास, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है। मतलब जो कोएफिशिएंट होता है हमारे पास, वो डिवाइड में आ जाता है। इसलिए -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, क्योंकि डी बी भी घट रहा है, इज इक्वल टू 1/3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोएफिशिएंट हमारे पास होता है तो वो डिवाइड में चल जाता है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें रिएक्शन का रेट लॉ और उसका ऑर्डर निकलना होगा। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ। रेट लॉ पूरा एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि हमें क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? डिपेंडेंस ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। मतलब इसको हम लिख लेते हैं रेट लॉ का डेफिनेशन। रेट लॉ पहले तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट पे कैसे डिपेंड करता है रिएक्शन। डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट का, और उसके पावर जो उसका ऑर्डर होता है इसके, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर एक्स। और यहाँ पे ये जो ए है हमारे पास ये होता है एक्टिव मास, और ये जो एक्स होता है ये हमारे पास होता है ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें यूनिट के बारे में देखना होगा कि हम यूनिट क्या लेते हैं इसमें। तो यूनिट हम इसमें ऐसे लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन का यूनिट हम लेते हैं वो हम लेते हैं मोल पर लीटर में, और जो पार्शियल प्रेशर का हम यूनिट लेते हैं पार्शियल प्रेशर का हम यूनिट लेते हैं एटीएम या बार या पास्कल में। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते तो के ए की पावर एक्स, मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा दें और एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। यहाँ पे ए तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए जो कि ब्रैकेट में ए दिया हुआ है, और एक्स तो आपको पता है होता है ऑर्डर, और ये के होता है रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट होता है। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स वाई, रेट ऑफ रिएक्शन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर एक्स और ए बी की पावर वाई, तो फिर इसका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं। तो चलो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे ऑर्डर 3 टाइप का बनेगा। एक ऑर्डर होगा टोटल रिएक्शन का ऑर्डर, एक होगा रिएक्शन का ऑर्डर, एक होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और दूसरा होगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। रिएक्शन का ऑर्डर तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे पावर में एक्स है पावर में वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ए की पावर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और बी की पावर वाई है तो बी के लिए वाई हो जाएगा ये। अब हमें अलग अलग से ऑर्डर के बारे में पढ़ना होगा कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, ये हमें पढ़ना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया। केमिकल काइनेटिक्स का हेडिंग कैसे हो गया ये? चलो अब ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले देखते हैं हम क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये ए है और ए से तो प्रोडक्ट बनेगा,
ये ए से प्रोडक्ट बनेगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, टाइम जब टी इक्वल टू 0 होता है तो फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन हम ए नॉट मान लेते हैं, टी इक्वल टू टी में हम ए का कॉन्सेंट्रेशन ए टी मान लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस टी ए बाई टी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ए की पावर 0 माइनस टी ए बाई टी टी इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर 0, के होता है रेट कांस्टेंट, मैंने आपको बता दिया। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट डी ए और डी टी को हम उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेट के डी टी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए नॉट से ए टी तक, और यहाँ पे आप देखो कि के बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी। तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर। तो ये फॉर्मूला में याद रखना होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ में नीचे बनाता हूँ क्योंकि ग्राफ में थोड़ा जगह लगेगा। बहुत इजी ग्राफ है इसका। तो ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और एक्स एक्सिस में होगा टाइम। और ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन होगा ए नॉट, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन होगा ए नॉट बाई के। क्योंकि जब t 0 पे था, जब t यहाँ पे 0 पे था तो ए नॉट ही था, और t जब फाइनल हो गया तो फिर अब ये देखो, यहाँ से देखो आप चीज़, जब t फाइनल हो गया, यहाँ पे जब t फाइनल हो गया तो फिर जो at था वो क्या हो गया, वो 0 हो गया ना, क्योंकि हाँ, तो फाइनल में 80 हो गया। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे तो 0 हो रहा है ना, फाइनल पे कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 हो गया तो 80 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए नॉट इज इक्वल टू के बाई टी। तो टी यहाँ पे हमने टी का वैल्यू प्लॉट किया, तो टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। तो यहाँ से ये ए नॉट बाई के आ गया टाइम एक्सिस पे, मेरा मतलब एक्स एक्सिस पे, जो कि हमने टाइम मान लिया उस पर। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बोला था। इसके बाद एक और ग्राफ हमें देखना होगा, एक और ग्राफ देख लेते हैं, वो ऐसा होगा। ये एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। पहले में तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम था, यहाँ पे हमारे पास है नीचे कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा इनका वैल्यू, मतलब एक होगा टी 50% पे, एक होगा टी 75% पे, और एक होगा टी 100% पे। टी 50% को हम टी 1/2 भी बोलते हैं,
टी 75% और टी 100%। 100% मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो टी 50% पर ये क्या होगा। अगर टी 50% हो गया तो फिर यहाँ पे जो टाइम है, देखो आप एक चीज़, जो हमारे पास ए का कंसंट्रेशन है वो पहले ए नॉट था, बाद में 80 हो गया। तो फिर मैं अगर टी 1/2 देखूँ तो टी 1/2 में ए का कंसंट्रेशन क्या होगा। टी 1/2 में 80 जो होगा, मतलब ए नॉट से हमारे पास जो बनेगा, ए नॉट से ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। टी 1/2 पे ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट हमारे पास हाफ यूज़ हुआ है। तो जो 80 का वैल्यू है वो ए नॉट बाई 2 बन जाएगा। 80 का वैल्यू हमारे पास ए नॉट बाई 2 बन गया, तो इक्वेशन में पुट कर दो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा के टी 1/2 होगा ये। तो इससे हमारे पास आ जाएगा टी 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। टी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 के, ये आ जाएगा। तो इससे हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए था। सिमिलरली 75% मतलब टी का वैल्यू 3/4 बन जाएगा, और ए नॉट का वैल्यू बन जाएगा ए नॉट बाई 4, क्योंकि अगर ए नॉट 3/4 यूज़ होगा तो फिर 1/4 वो बचा होगा, जो कि 80 बनेगा। तो 80 का वैल्यू उसमें आप 1/4 पुट कर लेना। अब इसको देखते हैं। टी 3/4 का वैल्यू ये बनेगा 3 ए नॉट बाई 4 के, और लास्ट में टी 100%, ये तो आपने देख ही लिया यहाँ पे कि टी 100% पे ए नॉट बाई के बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक ही था, ये आप कॉपी कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।